असम का फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस करो यार, कान पक गए हैं मेरे, वही घिसी पिटी मोहब्बत की दास्तानें सुन सुनकर। अशीन ने कान पर हाथ रखते मनाल को तीखी नजर देखते हुए कहा, जिस पर वो अपनी दोस्त अलिशा के हाथ पर हाथ मारती ताली बजाकर कहका लगा गई, हाँ इसे कोई सैड कहानी सुनाओ। वैसे तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, शादी क्यों नहीं कर लेती? अलिशा ने उसे तीखी नजर से देखा, जिस पर वो बमिश्र कर फोन पर उंगलियां स्क्रॉल करने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम इस बिजनेसमैन को जानती हो? वह शाह वीर हैदर काजमी को। इतने साल बाद उसका नाम सुनकर अशी का दिल तेजी से धड़का था। उसकी फोन पर चलती उंगलियां सख्त हुई थी उसका नाम सुनकर। मना ने अलिशबा को इशारा किया था। दोनों ने उसके बदलते तासरात देखे। हाँ, वो हैंडसम शाबिर हैदर काजमी, उसे कौन नहीं जानता यार? अलिशबा ने मुस्कुराकर कहा। अशीक ने मोबाइल पर्स पर रखा था। मैंने अशीक को उसकी फोटो से बातें करते हुए देखा था। क्या लगता है वैसे, तुम भी उसकी दीवानी हो क्या? हाँ, अगर हो भी तो कोई मसला नहीं है। वो है ही इतना हसीन कि पूरी दुनिया की लड़कियां उसकी नीली नीली हसीन पुरकशिश दिल पर लगती हुई आंखों की एक झलक देखने के लिए तरसती हैं। मनाले मुस्कुराकर कहा। अशीक पर्स उठाते हुए उठी थी। अरे मैं मजाक कर रही थी अशीक, रुको तो। उन्हें करत नजर देकर उठकर वहां से चली गई थी। अशीक मेरी बात तो सुनते जाओ। ओए इश्क यार, लिशिबा ने उसके निक नेम से बुलाती, मगर उसने पलट कर ना देखा। घर पहुंचकर उसने गुस्से से पर्स बेड पर रखा और कमरे का दरवाजा बंद किया और कबर्ड से फोटो एल्बम निकाली, जिसके फोटो से बड़ी हुई थी। वो एल्बम नीचे फेंकती हुई दराज से लाइटर उठाकर उसकी फोटो को आग लगा चुकी थी। उसने आग के लिपटे में आते हुए इन फोटोज को देखा। आप कैसे सोच लेती हैं ऐसी बातें? आप मेरे साथ हैं, और जहां तक आपके फ्राइज की बात है, फिलहाल आप सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा आपकी स्टडी जुड़ी है। वरना माकू से उसको देखने लगी। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आप नाराज नहीं होंगे? वो सारे उठाती हुई धीमे लहजे में बोली। वो मोहब्बत से मुस्कुराया था। नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगी फिर लाजमी नाराज हो सकता हूँ। वो आसमान को देखते हुए संजीदगी से बोला था और वो मुस्कुराए थे। और जैसे ही आपकी पढ़ाई एंड हो जाएगी उसके बाद आप अपने फ्राइज एग्जाम दे सकती हैं। उसकी पेशानी पर लब रखता हुआ धीमे लहजे में बोला। अशीक के गाल सुलझ पड़े थे। आप बहुत अच्छी हैं शावीर। वो मुस्कुराते हुए उसकी शर्ट पकड़ते हुए मनमनाई। वो मुस्कुराता हुआ उसके बालों को सहलाने लगा। उसका दिमाग का सा हुआ। वो तेजी से आग में हाथ मारते हुए उसके फोटोज निकालने लगी। उसके हाथ जल गए थे, मगर वो दीवानी हुई उसके फोटोज जो आग की लिपट में थे उन्हें अपने हाथ से आग की लिपट से निकाल रही थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अगर दिल ही बढ़ना था तो मुझसे नकार ना करते। तुम इस वक्त भी मेरा फायदा उठा सकते थे, जब कोई मेरा वारिस नहीं था, जब मैं सिर पर पड़ी हुई थी। नहीं शाह, तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों झूठ बोलकर उसे अलग किया? क्यों शाह, क्यों किया मेरे साथ? उसके फोटो को देती वो टूटे लहजे में बोली और उसका नाम लेती हुई चलाई थी। अशीक बेटा, आप अंदर हो? अंकल यूसुफ की आवाज सुनकर वो जल्दी से आंसू साफ करती हुई उठी और उसके फोटोज को ब्लैंकेट के नीचे छुपाते हुए वो जल्दी से आंखें साफ करते हुए दुपट्टा दुरुस्त करते हुए दरवाजा खोलने लगे। बेटा, कब से आवाजें दे रहा हूँ आपको, कहाँ थे आप? यूसुफ साहब, जिनकी पास उनकी दो और बेटियों के साथ वो अब तक रहती आई थी, उन्हें फिक्रमंद से देखते हुए बोले। जी सॉरी अंकल, मैं हैंड फ्री लगाकर बैठी हुई थी। मुस्कुराई थी। बेटा, ये लेटर आया है आपके लिए और तैयार रहिएगा, कल मेहमान आने वाले हैं। यूसुफ साहब ने उसके हाथ में लिफाफा थमाते हुए कहा। कौन आ रहा है अंकल? अशीक ने लिफाफा लेते हुए तासर से पूछा। बेटा, रिलेटिव है, आप कल वक्त से घर आ जाना। यूसुफ साहब कहकर चले गए थे। अशीक ने संजीदगी से लिफाफे को देखा और उसे खोला जो उसकी टीम की तरफ से था। वो लेटर पढ़ते हुए परेशान हुई थी। कबर्ड से कपड़े निकालकर वो चेंज करने के लिए बाहर आई थी। दोनों पॉकेट्स में पिस्टल डालते हुए वो ऊपर ओवरकोट पहनकर तेज कदमों के साथ बाहर निकली थी। उसे इस वक्त सिगरेट ऑपरेशन पर जाना था। अगले दिन, ममा देखे ना, ये चुड़ैल कशिश हमें मार रही है। अलीजा ने मुस्कुराते हुए पीछे देखा, जो छोटे छोटे हाथों से उसके बेटे मिराल की धुलाई कर रही थी। उसके देखने पर वो मासूमियत से दोनों हाथ पीछे कर गई। जरा, तुम्हारी बेटी कशिश अपने से 1 साल बड़े मिराल को मार रही है, ये सीख रही है, ये सिखा रही हो तुम उसे? मरजाने से गोद में लेते हुए कहा। वो मरजान को मुस्कुराते हुए गाल पर किस दे चुकी थी, जिस पर वो मोहब्बत से मुस्कुराया था। हाँ बिल्कुल, आ पड़ गई है मरजान। वो किचन से आवाजें लगाते हुए बोली। अलीजा हंस रही थी, जबकि मरजान ने तीखी नजर से किचन की तरफ देखा था। डैड, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। उसकी टूटी फूटी उर्दू पर वो मुस्कुराया था। आपकी आंखें भी डैडा पड़ गई हैं किशोर। मरजान ने उसकी छोटी सी नाक को खींचा था। सच्ची? वो मुस्कुराते हुए हंसने लगी। वो हंस पड़ा था। वो बोलती ही ऐसे थी। आप रेडी हो जाएं जल्दी से, मरजान भाई ने कहा है कि आज वो ऑफिस नहीं जाएंगे। जुनैरा ने जल्दी से कोट पहनाते हुए कहा। हरब ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ते उसे करीब किया था। कुछ तो शर्म करें। जुनैरा ने आंखें फैलाई थी जो उसके करीब हुआ था। हाँ हाँ हाँ, वो मासूम है, क्या लगा कर दूसरे से अलग हुए थे। मासूम सी मेरा आंखों में हाथ रखे हंस रही थी। मम्मा, मैंने कुछ नहीं देखा। वो आंखों पर हाथ रखते हुए बोली। जुनैरा ने मुंह बसोकर हड़प को देखा, जो जाते जाते उसके गाल पर लब रख गया था। वो शर्मिंदगी से गाल पर हाथ रख गई थी। हाँ हाँ हाँ, पापा ने मम्मा को किस किया? वो हंसती हुई ऊंची आवाज में कहते कमरे से बाहर भागी थी। जुनैरा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी थी, जो ऊंची आवाज में इनका राज खोल रही थी। निशालगाह में होशियार लौट आई थी। इन बच्चों को देती हुई तो माजी के सारे काम भूल जाती हूँ। अपनी बेगम ने निशा को देते हुए मुस्कुरा कर कहा, जो अपनी बेटी अलिशा को खाना खिला रही थी। मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। चची जान,
आपकी मारिया से बात हुई? बहुत अरसा हो गया वो यहाँ नहीं आई। अलीज़ा ने अभी बता रही थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो आगा अंकल के कहने पर उसने निकाल ली, क्योंकि अंकल को लग रहा था कि वो किसा बेगम के जाने से अकेली हो गई हैं। निशा ने अलीशा को गोद में लेकर पूछा, आफरीन बेगम अफसुदा हुई? नहीं निशाल बच्चे, मेरी बात नहीं हुई उससे, और ना ही उसने राब्ते करने की कोशिश की है, और वो रुखसती के वक्त भी मुझसे ये कहकर गई थी कि इस घर में कभी वापस नहीं आना चाहेगी। आफरीन बेगम ने अफसुदगी से कहा था। लेकिन जो कुछ किसा चची ने किया है, उसके बाद अंकल आगा कभी भी इस घर में उनको रहने की इजाजत ना देते। अगर उस दिन अर्शी को कुछ हो जाता तो? निशाल कहते हुए रुकी थी और दरवाजे से आती हुई कश्माला बेगम को देखकर पुरानी चादर और पुराने लिबास में वो बेहद कमजोर नजर आ रही थी। आफरीन बेगम चूमते हुए उठी थी। निशाल, वो निशा को देती हुई रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी थी। उसकी गोद में खेलती अलीशा को देखकर उनकी आंखें आंसू से भर गई थी। निशाल एक कदम पीछे हुई थी, उन्हें अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर। कश्माला बेगम ने कदम साकत हुए थे। क्यों आई हैं आप यहाँ? अलीज़ा ने देखते हुए रुकी थी और फिर इत्मीनान से बोली थी। कश्माला बेगम ने उसका हाथ पकड़े मिटाल को देखा था, जो उनको देखकर अलीज़ा के पीछे हुआ था। बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूँ, आओ मेरे पास। कश्माला बेगम नम आंखों से देखते हुए नीचे बैठती बोली थी, मगर मिराल अलीज़ा के पीछे छुप गया था। आप बैड वुमैन हो, मुझे पता है, आप मेरी नानी नहीं हो। उसे देखता हुआ मुझने गुस्से से बोला था। कश्माला बेगम की आंखों से आंसू टूटते चले गए थे। ब्लैक मर्सिडीज से निकलता वो सामने के मंजर देखकर मुस्कुराया था। जहां कभी आबादी नहीं हुआ करती थी, जहां की जमीन बंजर थी, वहां नए मकानात तमीर हो चुके थे। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। रेहान और मैक्स भी उसके हमरा थे। वो पुरस्कून नजरों से आसपास देख रहा था। लोग जो अपने कामों में मसरूफ थे उसे देखकर घरों से निकल आए थे। अम्मी, एंजल अंकल आए हैं। आज कई सालों बाद उसने ये लफ्ज सुना था। उसकी नीली आंखों में नमी आई थी। वो मुस्कुराता हुआ एक गुंडा टकाए नीचे बैठा था। वो छोटी सी बच्ची जो 4-5 साल की थी, अब काफी बड़ी हो गई थी, मगर वो फिर भी उसे पहले की तरह गले लगा गए थे। अंकल, आपने प्रॉमिस पूरा किया। मैं अब 7th क्लास में हूँ और हम सब स्कूल जाते हैं। आज थैंक यू टू यू अंकल, वो खुशी से खिलखिलाती हुई बोली। वो पुरस्कून हुआ था। कम से कम किसी को तो उसने सुकून मुहैया किया था, चाहे वो खुद कितनी अजियत में था। सब लोगों ने उसका शुक्रिया अदा किया था। बेटे रुकिए, वो जो सबकी दवाएं लेकर जाने के लिए मुड़ा था, एक बुजुर्ग की आवाज पर रुका था। वो लट्ठे की तरह सफेद लिबास में मलबूस थे। उनके सर के बाल और दाढ़ी भी सफेद थी। बाबा, कुछ चाहिए आपको? उन्हें सहारा देता हुआ संजीदगी से बोला था, जिस पर वो मुस्कुरा दिए थे। ये दुनिया आप जैसे नेक और मुलिस इंसानों की बदौलत चल रही है, वरना इस दुनिया में इतने गुनाहगार और मुनक्कर मौजूद हैं जिनके इतने गुनाह हैं कि ये दुनिया भी उनका बोझ ना उठा पाए। वो बुजुर्ग उनके करीब रुकते उसका हाथ पकड़ते शफकत से बोल रहे थे। वो संजीदगी से सबको धीरे से हिला गया था। पापा, मैं भी बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। न जाने जाने अनजाने में बहुत से लोगों को तकलीफ दी है मैंने। वो सर झुकता हुआ एक जन्म देखता हुआ स्पॉट लहजे में बोला। वह बुजुर्ग मुस्कुरा दिए थे। बेटा, तुम ईमान रखो अल्लाह पर, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देता है। मेरी बात समझ रही हो ना? वो स्पॉट नोज से उनके जन्म देखता हुआ बोला, जिनके पुरनूर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। वो आजमाएगा दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर, फिर कहेगा पता कौन है तेरे मेरे सिवा। वो मुस्कुराते हुए बोले थे। शाबी ने हिरानी से उनकी जन्म देखा था। आप आप कैसे जानते हैं ये सब? वो चौंकते हुए बोला था। तुमने हवा गुनाह किए हों जिंदगी में, मगर वो रब तुम्हें आजमाइश में डालकर तुम्हें जरूर आजमाता है। तुम अपनी मोहब्बत से दूर हुए तो तुम खुदा के करीब हुए। तुमने नमाज शुरू कर दी और पिछले 4 साल से तुम बाकायदगी से नमाज पढ़ रहे हो और तहज्जुद भी। वो पाक ज़ात राजी है तुम पर। तुम अपनी हर आजमाइश में कामयाब हुए हो। वो लब वाकई कुछ कहना चाहता था, मगर वो कुछ कह ना सका। उनके पुरनूर चेहरे को बस देखता रह गया, जो दमक रहे थे नूर से। कुछ रातें इसलिए भी हाली होती हैं क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे। उसकी आंखों में नमी थी। वो सर झुकाता हुआ लब बीच का सर को हाँ में हिला गया था। तुम्हारा बचपन जैसा भी गुजरा हो शाह, तुमने कभी शिकायत नहीं की ना? उम्मीद नहीं हुए उम्मीद नहीं हुए, मायूस नहीं हुए, इसलिए वो तुम्हें अता की गई है, जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब है, जिसने तुम्हें जीने की वजह दी, मगर फिर तुम्हें आजमाया गया, उसे दूर कर लिया गया। शायद खुदा चाहता था तुम इसके करीब हो जाओ, उसकी इबादत करो। तुमने वही किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों करीब हुए तुम खुदा के? वो बुजुर्ग इस्तीफा में नजर से उसको देखते हुए बोले। मुझे जहनी सुकून मैसर नहीं था बाबा। मैं अकेला पड़ चुका था। मैं उसका मुस्तकबिल हराम नहीं कर सकता था, ना ही उसे खो सकता था। वो एक गैर मरे नुक्ते को देखते हुए संजीदगी से बोला। और आज जिस मुकाम पर तुम हो वो तुम्हारी काबिलियत जरूर है, मगर खुदा ने तुम्हें तौफीक अता की इन गरीबों की मुश्किलात आसान फरमाने की। और एक बात, खुदा को तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जाय नमाज पर की गई इबादत पसंद नहीं आई। तुम जानते हो अल्लाह क्या पसंद करता है? वो संजीदगी से उनकी जानिब देखने लगा। ये बातें सिर्फ जाय नमाज पर नहीं होती मेरे बच्चे, बल्कि ये धीमे लहजे, आजिज़ाना और हमदर्द रवैयों से भी होती हैं। वो संजीदगी से उनकी पुरनूर आंखों को देख गया था। आप उसके लिए दुआ करते रहे, तोहजत में खुद को छोड़कर इतनी मोहब्बत करते हो उससे। वो बुजुर्ग मुस्कुराए थे और वो सर झुका गया था। जाओ बच्चे, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं। आपको और फ्लैट है ना आपकी, अल्लाह की अमान में रहो। वो बुजुर्ग कहते हुए सर पर शफकत से हाथ रख गए थे। वो आजिज़ाना नजर से उनको देखता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। उनके कदम साकत हुए थे। वो मेरी फ्लैट के बारे में और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? कौन है वो सोचते हुए पीछे मुड़ा, मगर वो तो वहां थे ही नहीं। वो आसपास बहुत दूर तक उन्हें ढूंढता रहा, मगर उसे नहीं मिले थे।
तुमसे शुरू हुआ तो हजत का ये सिलसिला, तुमसे ही तो मिला मुझे रब का रास्ता। सुहेल साहब पोर्च में ही साकत हो चुके थे कचमाला बेगम को देखकर। निशाल, मेरी बच्ची अलीजे, मेरी बात सुनो, अपनी माँ को माफ नहीं करोगी? कचमाला बेगम रोते हुए उन्हें देखते हुए बोली थी। तुम्हारी गलतियां ही इतनी हैं कि वो किस किस गलती के लिए तुम्हें माफ करें? सुहेल साहब कराहत लहजे में बोलकर सबको खामोश कर गए थे। सुहेल, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। कचमाला बेगम ने सुहेल साहब के आगे हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहा, किस किस गलती के लिए माफ कर दूं मेरी बच्ची? जारा को मुझसे दूर करने के लिए, ताबिश को मारने के लिए, मेरी बहन रामीन को मारने के लिए, मेरी छोटी सी फैमिली उजाड़ने के लिए, मेरा खुशू से खिलता हुआ हंसता बसता घर उजाड़ने के लिए, इस घर में रहकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने जैसे गिरे हुए ख्यालात पालने के लिए। सुहेल साहब की गर्दन आवाज पर सब शल हो गए थे। कचमाला बेगम ने रोते हुए सर झुकाया था। खुदा तो तुम्हें माफ कर सकता है, मगर मैं नहीं कर सकता, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। जाओ, चली जाओ इस घर से इस वक्त। सुहेल साहब बाहर की तरफ हाथ करते हुए काटदार लहजे में बोले। कचमाला बेगम ने रोते हुए निशाल और अलीजे को देखा, जो उनकी देखने पर सर झुक गई थी। कचमाला बेगम ने अपनी शाल के नीचे से पिस्टल निकाला और उसका रुख मरजान की तरफ किया था। सभी साकत हुए थे। मरजान अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला था। नहीं, रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सुहेल साहब ने उसे रोकना चाहा, मगर वो ट्रैगर पर उंगली रखकर सबको पीछे हटने का कह चुके थे। ये सब तुम्हारी इस कम बहत औलाद की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर हुए और पूरी प्रॉपर्टी इस कमजात और इस कमजात माँ के नाम कर दी। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मनवर जेल में मर रहा है, मुझे क्या मिला ये सब करके? मैं आज उसे मार कर ही जाऊंगी यहाँ से। कचमाला बेगम ने चीते हुए जुनूनी अंदाज में कहा, जब किसी ने उन्हें पीछे से धक्का देकर नीचे गिराया और पिस्टल उठाया था। मेरे भाई पर गोली चलाएंगी आप? हिम्मत कैसे हुई आपकी? यहाँ साले, सुरख आंखों से उन्हें देखते हुए चीखती। मरजान ने संजीदगी से उसे देखा था, जो उसे मुश्किल से टाइम देता था, पर थी तो वो उसकी बहन ही। कचमाला बेगम ने उसके हाथ से पिस्टल खींचना चाहा, मगर उन्हें एक और धक्का दे गई थी। बाबा, पुलिस को फोन लगाए, इनसे कहे कि यहाँ एक बहुत बड़ी मुजरम और नफसियाती औरत मौजूद है, जिसने 2 कत्ल किए हैं और आज मेरे भाई पर गोली चलाने की हिमाकत की है। आकर उसे अरेस्ट करें, वरना मैं गोली चला दूंगी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आकर कचमाला बेगम को अरेस्ट कर चुकी थी। सुहेल साहब और आगा साहब उनके साथ गए थे, इस बात की तसल्ली के लिए कि अब वो जेल से कभी बाहर ना आए। मरजान ने संजीदगी से साले को गले लगाया था और रोते हुए उनके गले लग गए थे। बाबा, मामा और मामू क्यों रो रहे हैं? नदीम को देखता हुआ उसका बेटा महरीज मासूमियत से पूछने लगा। मरजान ने उसे उठाते हुए उसके गाल पर बोसा दिया था। वो मुंह बसोड़ता हुआ पीछे हुआ था, उसकी बेड़ जो चुभी थी उसके मासूम गाल पर। सब घर वाले मुस्कुराए थे उन्हें देखकर। यार, तुम तो नाराज ही हो गई थी, मैं तुम्हें मनाने ही आई हूँ। अब मनान ने मन मना कर कहा। वो मसरूफ सी कब्र में कपड़े रख रहे थे, तो इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? कल सुबह आ जाती। तुमसे अंकल यूसुफ ने इस वक्त आने की वजह नहीं पूछी क्या? अशीक ने आंखें घुमाते हुए कब्र बंद करते हुए पूछा। अरे नहीं, वो कोई मेहमान आए हुए थे ना, उन्हें गेट से रिसीव कर रहे थे, गाड़ी भी पार्क करवा रहे थे शायद। मन्नान ने लापरवाही से शाने उचका कर कहा। कौन मेहमान? ओ, मैं तो भूल ही गई, अंकल ने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं। ओ, मैं कैसे कपड़ों में मलबूस हूँ यार, शिट। वो अपने सिल्क के ब्लैक नाइट सूट को देखते हुए शर्मिंदगी से बोली। हाँ, जाओ जाओ, चेंज कर लो, ऐसा कोई मुंडा होते फिर दे फिदा हो जाना। मीनाल ने क्या लगाया था। अशीन ने उसे खा जाने वाली नजर से देखा था, जिस पर वो मुंह पर हाथ रखती हुई हंसी का गला घूंट चुकी थी। मनाल मुस्कुराते हुए उसे बेड पर लेट गई और छत को देखने लगी। वो चेंज करके बाहर आई और बालों से कैचर निकाल कर मिरर के सामने बालों को ब्रश करने लगी। हाय अशी, तेरे बाल इतने लंबे हैं और तू काटती नहीं है उनको क्या? उसकी कमर से नीचे जाते गोल्डन बालों को देते हुए मुंह खोलते हुए बोली। अशी ने मुस्कुराते हुए उसको देखा था। तुझे टास्क फोर्स वाले कुछ नहीं कहते। आई मीन तू तू छुपी रुस्तम निकली। मुझे लगा तेरे बाल नॉर्मल होंगे, इतने लंबे बाल कौन रखेगा? तूने ऑपरेशन के टाइम तुझे मुश्किल नहीं होती? मनाल ने उससे घूरते हुए पूछा। क्या करूं, बहुत बार काटने की कोशिश की इनको, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। पिछले 4 सालों से उनकी कटिंग नहीं की, बस ये बढ़ते ही गए। अशी ने मिरर में अपने अक्स देखते हुए कहा। उसे वो लम्हा याद आया था जब मारिया ने उसके बाल काटने की कोशिश की थी और शाहवीर ने मालिया के थप्पड़ मारा था। अशी, काफी छोटी सी हेल्प कर देंगी आप? हीरा, जो यूसुफ साहब की छोटी बेटी थी, दरवाजा खोलते हुए मनमना कर कहा। अशीन ने बालों में कैचर लगाकर सर हिलाया था। वो ना बाबा के फ्रेंड के कोई बेटे हैं, फ्लैट के बाद थक गए हैं, वो फ्रेश हो रही हैं, ये उनके कपड़े प्रेस करने हैं आपको। वो रोहा और मैं वीडियो गेम खेल रही हैं। अशीक ने नाक चढ़ाया था उसकी बात सुनकर। दिखाओ, कर देती हूँ। उसके हाथ से कपड़े लेते हुए मुंह बनाते हुए बोली। हीरा फौरन ही भाग गई थी। मनाले हंसते हुए उसे देखा, जो उसे ही देख रही थी। तुम भी चलो नीचे, वरना मैं कपड़े प्रेस करूं और तुम यहाँ मेरे कमरे की जासूसी शुरू कर दो। उसे दरवाजे का रास्ता दिखाती हुई अशीन ने तन का कहा। मनाल हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। बहुत बड़ी नकम्मी है ये दोनों लड़कियां, सारे काम मुझसे करवाती हैं यार। स्त्री को ऑन करते हुए वो शर्ट सीधी करते हुए मुंह बनाकर बोली। हाय अशी, रुक जा। मनाल ने उसके हाथ से शर्ट लेते हुए सूंघ कर आंखें बंद करते हुए कहा। क्या हो गया है अब?
अशीन ने दांत पीसे, वो पहले ही तंग आई हुई थी, उसे काम जो करना पड़ रहा था। क्या फ्रेगनेंस है, हाय मैं मर गई। मनाली शर्ट को दोबारा सूंघते हुए लंबी सांस लेकर कहा। अशीन ने उसे घूरते हुए उसके हाथ से शर्ट ली थी और उसे सूंघा और वो साकत हुई थी। दिल की धड़कन ने शिद्दत पकड़ी, सांसें तेज हुई थी। वो ये महसूस कर उनकी हल्की महक कैसे बोल सकती थी। क्या हो गया, पागल हो गई हो? मनाल की आवाज ने उसे सोचू के समंदर से खींचा था। वह हिचकिचाते हुए उसकी जन्म देखते हुए नॉर्मल होकर शर्ट प्रेस करने लगी। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई थी? मनाल ने उसकी शक की नजर से देखते हुए पूछना चाहा। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, बहुत गला सूख रहा है, अशीन ने मुस्लिम मुस्कुराहट से कहा। मनाल कंधे उचकाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। अशीन ने स्त्री को साइड रख कर दोबारा से उसकी महक को सूंघा था। वो जितनी बार भी वो महक सूंघती उसका दिल तेजी से धड़कता। वो यहाँ नहीं आ सकता, नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। 4 साल बाद वो यहाँ आया है, आखिर क्यों? नहीं, ये मेरी गलत फहमी है, मैं गलत सोचती हूँ, वो यहाँ नहीं है। तमाम सोचों को जटोती हुई वो शर्ट प्रेस करने में मसरूफ हुई। मनाल ने उसे पानी का गिलास दिया, जिसे वो घबराहट के मारे पूरा ही पी गई। क्या हुआ है, पसीना क्यों आ रहा है इतना तुम्हें? और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अशीक? नाल उसके पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा। वो नरमी से उसका हाथ हटा चुकी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लो, तुम घर जाओ, मैं भी थक गई हूँ और ये करके सोने जा रही हूँ बस। वो स्त्री बंद करते हुए बोली। ओके, हया रखना, अल्लाह हाफिज। मनाली से गले लगाकर वहां से चली गई थी। अशीक चलती हुई बाहर निकली थी। जुस्सा साहब किससे बात कर रहे थे? उस शख्स की अशीक की तरफ कुछ थी, मगर उसका दिल तेज से धड़क रहा था। वो शर्ट मुट्ठी में पकड़ते हुए जल्दी से प्लेट के पीछे हुई थी जब यूसुफ साहब उसके साथ घर की तरफ बढ़ गए थे। अशीक ने डरते दिल पर हाथ रखते हुए नजरें घुमाकर गैलरी के दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो गुजर रहा था। वो साकत हुई थी। उसे 4 साल बाद देखकर आंखों के सामने माजी से लेकर अब तक की सारी यादें किसी फिल्म की तरह चलते गई। वो आंसू टूट कर कल में बहते चले गए थे। वो सिसकियों को गला घूंढ कर आंसू साफ करते हुए सर झटक बैग तोड़ से घर के अंदर आई थी। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से टूट रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही, क्या चाहती हो तुम मुझसे? पहले खुद से बेवजह अलग कर देते हो, जब मैंने खुद को संभालना सीख लिया तो तुम वापस लौट रहे हो और मुझे तकलीफ देते हो। वो सिसकते हुए उसकी शर्ट प्रेस कर रही थी और वो रो भी रही थी। वो कुछ फासले पर उसे देखकर रुका था। जिसकी तरफ पुष्ट किए उसके ही कपड़े प्रेस कर रही थी। जो मैंने नजर से उसे देते हुए वो साकत हुआ था। उसके ब्राउन बाल अब गोल्डन हो चुके थे, या शायद उसने जानबूझकर कलर चेंज किया था। हाइट पहले से भी बढ़ गई थी। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है एंजल। वो संजीदगी से उसे देखता हुआ धीमे लहजे में खुद से बोला था। वो शर्ट सीधी करते हुए सर उठाती हुई उसकी तरफ पलटी थी। वो फोन कान पर रखते हुए पलटा था। अशीन ने लब बीच कर उसको देखा था, जिसकी तरफ जो उसकी जन्म देख तक नहीं रहा था। आप जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ, या फिर आप मेरी मौजूदगी को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं? वो सर जटती सोच की थी। वो संजीदगी से उसे आही नजर देखता हुआ फोन कान से लगाए बाहर निकल गया था। उसे इंपॉर्टेंट कॉल आई थी हेडक्वार्टर से।